हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी कोई। आप सभी का हमारे चैनल एजुकेटर बूस्टर पे हार्दिक स्वागत है। और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में। तो उसी कड़ी को, उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया था। आश्रय कहने का मतलब है रहने के रूप में उसका उपयोग किया था। ठीक है ना। ये कुछ संप्रदाय के नाम दिए हुए, जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आजीविकों ने, दूसरा थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। ठीक है, ये चार संप्रदाय या फॉलोअर्स मतलब कि मान्यताओं को जो मानते थे उनके बारे में दे दिया है आपको। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आजीवक होगा। ठीक है, आजीवकों ने जो बराबर की जो गुफा थी उसका उपयोग आश्रय के रूप में किया था। और इस गुफाओं को बनवाने का श्रेय किसका है? ठीक है, तो श्रेय जाता है अशोक को। ठीक है, अशोक का नाम आप लोग सब कोई जानते हैं, मौर्य काल का एक महाप्रतापी राजा था। ठीक है, इसको सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। उसने बराबर की गुफाओं में मतलब कि गुफा मतलब बनाया था और बाद में आजीविकों को दान में दे दिया। ठीक है, और आजीविकों उसका उपयोग अपने लिए करते थे। बाद में इसका एक पौत्र भी था। ठीक है, इसका एक पौत्र था, उसका नाम था सुदामा। ठीक है, सुदामा, इसने भी गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है, और इसने भी आजीविकों को रहने के लिए वो गुफा दान में दे दिया था। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किन राजाओं ने करवाया था। तो अशोक ने, फिर आगे चल के सुदामा ने, और किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र पूछ रहा है। ठीक है, एजुकेशन का एक प्रमुख केंद्र कौन सा उभर करके सामने आया? किस काल में? मौर्य काल में। तो देखिए मौर्य काल में दे रहा ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है वैशाली, आपके पास बी ऑप्शन दिया है नालंदा, सी तक्षशिला और डी उज्जैन। ठीक, तो देखिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है तक्षशिला। जो तक्षशिला था वो मौर्य काल में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बन करके उभरा था। वहां पर बौद्ध धर्म, यहां पर लिख लीजिए, बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म की भी शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड यहाँ शिक्षा मिलता था। दूर दूर के विद्यार्थी यहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण का कार्य करते थे। दूसरी बात, आपको वैशाली ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए ये जो था बिहार के क्षेत्र में आज क्या है, एक महत्वपूर्ण जिला है वैशाली। अब वैशाली की प्रसिद्धि जैसे प्राचीन काल में जाएंगे तो और किस किस रूप में होंगे, तो वैशाली जो था वज्जी संघ का एक प्रमुख गढ़ था। हमने पहले ही पढ़ा था वज्जी संघ। ठीक, वज्जी संघ का एक महत्वपूर्ण गणराज्य के रूप में था वैशाली, इसकी चर्चा हो चुकी है। ठीक है, ये गणराज्य था। ठीक, और दूसरी बात, और वैशाली किससे प्रसिद्ध था, तो वैशाली के समीप ही कुंडग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वैशाली से, उस चीज को आप याद रखिए कि वैशाली वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित है। प्राचीन काल में वज्जी संघ का एक महत्वपूर्ण गणराज्य के रूप में था। फिर वैशाली के समय पे कुंडग्राम के पास महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, फिर नालंदा के बारे में जान रहे हैं कि नालंदा आगे चल करके बौद्ध धर्म का एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, बिहार में ही अवस्थित है नालंदा। फिर उज्जैन, आज के वर्तमान में उज्जैन जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। प्राचीन काल में ये भी बहुत प्रसिद्ध था शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापारिक गतिविधियों के क्षेत्र में। फिर हमने ये भी पढ़ा था, 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 कि महाजनपद काल में जो अवंती था उसकी राजधानी रह चुकी है उज्जैन।
ठीक है ना। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन सूचनाएं आपको एक क्वेश्चन से मिल रहा है। क्वेश्चन डिस्कशन करने से ऐसी बहुत सी सूचनाएं होती हैं जो हमें प्राप्त होते जाता है। ठीक है, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन उभर कर सामने आया था? तक्षशिला आया था। ठीक है, तक्षशिला में बौद्ध और हिंदू दोनों की शिक्षा दी जाती थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित? रुद्रदामन के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि यह शक राजा था, एक महाप्रतापी राजा था। ठीक है, तो इसका वर्णन कहां से मिलता है? तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए जूनागढ़ से, बी भीतरी से, सी नासिक से, या डी सांची से। ठीक है, तो देखिए इसका जो उल्लेख मिलता है वो जूनागढ़ से मिलता है। ठीक है, इसको देखिए कि गुजरात में है जूनागढ़। कभी आ जाएगा प्रश्न कि किस राज्य में है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये जूनागढ़ जो है गुजरात में अवस्थित है, गिरनार पहाड़ी के पास। तो इसी से जूनागढ़ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसी से हमें रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। इस जूनागढ़ के जो अभिलेख है उसकी खास बात यह है कि उसमें बहुत सारे चीजों के बारे में और मतलब कि लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वहाँ जानकारी मिलती है कि उसके आदेश पर वहां का जो प्रांतपति था उसने एक सुदर्शन झील का निर्माण भविष्य में करवाया था। आप जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे होंगे या बहुत सारे क्वेश्चन और भी देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय वहां का एक प्रांतपति हुआ करता था पुष्यगुप्त, उसने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। आगे चल के वो झील जब जीर्ण शीर्ण हो गया, मतलब कि एकदम कोई खराब अवस्था में हो गया, तो उसका रिपेयरिंग का कार्य फिर अशोक के काल में हुआ। इस तरह से मतलब कि बनाने का कार्य मौर्य काल में हुआ। तो ये सभी जानकारी आपको जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और खास बात कि इस पे जो लिपि लिखी गई है जो मिलता है वो ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, और साथ ही साथ जो भाषा का जो प्रयोग किया गया है वो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। प्राचीन काल में संस्कृत का जो अभिलेख प्राप्त होता है, प्राचीन साक्ष्यों में एक साक्ष्य यह भी है, जूनागढ़ का अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कभी परीक्षा में पूछ भी सकता है कि किस भाषा में है, तो ये संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर लिखने के क्रम में। इन सब चीजों को आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, देखते हैं अपने। और ये सब नासिक तो आप जान रहे हैं कहाँ है, मध्य महाराष्ट्र में, सांची एमपी में पड़ता है। तो ये सब चीजें आप याद रखिए और एकदम जूनागढ़ को तो एकदम कंठाग्र याद रखिए। यहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकल करके आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? कहने का मतलब है, ऑप्शन दिया हुआ है पुष्यमित्र शुंग, बी मेनांडर, सी गौतमपुत्र सातकर्णी, डी कैटफिशिस। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये किस किस वंश के राजा हैं। ठीक है, तो देखिए पुष्यमित्र शुंग वंश का एक राजा है। ठीक, मेनांडर जो है वो इंडो ग्रीक राजा है, इंडो यूनानी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये हुआ। सी है गौतमपुत्र सातकर्णी, ये जो है सातवाहन वंश का राजा है। एक वंश चला था सातवाहन, ये इस वंश का राजा है। ठीक है, और विम कटफिशियस जो है कुषाण राजा है, ये कुषाण राजा है। ठीक, तो देखिए व्यापक पैमाने पे भारत में जो स्वर्ण मुद्रा चलाने का जिनको श्रेय जाता है वो कुषाणों को जाता है। ऑप्शन जो हम यहाँ हमारे पास है उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है कि विम कैटफिशियस, ठीक है, जो कुषाण राजा थे, भारत में व्यापक पैमाने पे पहली बार स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन इन्होंने किया था, कुषाण राजा। एक और कुषाण राजा के बारे में आप लोग जानते होंगे जो कि काफी प्रसिद्ध रहे हैं, उसका नाम है कनिष्क। यहीं पर देख लीजिए, वह भी एक कुषाण राजा था, कनिष्क। ठीक, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, महायान संप्रदाय को। फिर इस कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये आपको जानकारी होगा, पिछले जो वीडियोस हैं
उसमें आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के काल में हुआ था कश्मीर में। तो देखिए विम कटफिशियस ने सबसे ज्यादा व्यापक पैमाने पे स्वर्ण मुद्रा का मतलब कि जारी किया, तो आपका आंसर होगा विम कटफिशियस। मैं बीच बीच में मतलब कि राजा के बारे में और उसके वंश के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में कुछ भी पूछ सकता है। एक व्यापक जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से करके निकल जाइएगा। ठीक है ना। और यहीं पर आप ये देख लीजिए कि भारत में सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं उसको कि सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यूनानी लोगों को दिया जाता है। सोने के सिक्के पहली बार जारी करने का श्रेय यूनानियों को है, उन्होंने ही पहली बार सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला सातवाहन, दूसरा कुषाण, सी दिया हुआ है कर्ण और डी दिया है गुप्त। तो देखिए शुंग वंश के बाद भारत में जिसने राज किया वो था कर्ण वंश। ठीक है, कर्ण वंश जो शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो देवभूति था। कौन था शुंग वंश का अंतिम राजा? शुंग वंश का अंतिम राजा जो था वो देवभूति था, देवभूति। इसकी हत्या इसके अमात्य ने कर दी। ठीक, और किस चीज की स्थापना की? कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, तो कर्ण वंश की स्थापना इसके अमात्य ने की, उसका नाम था वसुदेव या वासुदेव बोलते हैं। इसी ने कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कर्ण वंश की स्थापना किसने की? वसुदेव ने की थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया कि शुंग वंश के बाद जिसने राज किया था वो था कर्ण वंश। यहां पर एक थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं। कैसा क्रम देख लेते हैं? मतलब कि मगध के क्षेत्र में जो राजवंश किस किस तरह से स्थापित हुए उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी क्या है आपको मिलान करने के लिए भी दे देगा, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और यहीं पर एक सीरीज टाइप का बना देते हैं। ठीक है, कि मगध के क्षेत्र में सबसे पहले किसने सत्ता स्थापित की। तो देखिए यहां पर सबसे पहले बृहदर्थ वंश आएगा। ठीक, जब इसकी सत्ता समाप्त हुई इसके बाद यहां पर हर्यक वंश आया। ठीक, ये भी देखते जाइए। फिर इसके बाद जो आया वो है शिशुनाग वंश। नाग वंश। ठीक, शिशुनाग वंश के बाद क्या है? नंद वंश। ठीक, ये है नंद वंश। ठीक, फिर नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ठीक, मौर्य के बाद क्या है? शुंग वंश। ठीक, और शुंग के बाद है कर्ण वंश। ये देखिए ये आपका ये सीरीज है। ऐसे इस चीज को आप देख लीजिए। कभी परीक्षा में 20 से भी उठा करके आपको दे देगा, 3 या 4 करके दे देगा, बोलेगा बारी बारी से सजाइए। मतलब कि आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, या फिर होगा कि अपने कॉपी में थोड़ा नोट डाउन करके 1-2 बार मेमोराइज करके भी इस चीज को आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरा इस तरह से चीजों को अपना याद करके देख लीजिएगा। तो देखिए, और साथ ही साथ आप एक चीज और याद करिए, यहीं पर मैं आपको बता देता हूं इनके जो स्थापना मतलब कि किन किन लोगों ने की। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ देता है आपसे। तो देखिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं, जगह यहाँ पर थोड़ा सा कम बज रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए बृहदत्त वंश, तो बृहदत्त वंश की स्थापना किसने की? खुद बृहदत्त ने की थी। बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की, तो बृहदत्त वंश पड़ गया। फिर हर्यक वंश, तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो
तो एक मगध का एक राजा हुआ करता था, कौन? बिंबिसार। फिर उसका बेटा अजातशत्रु, फिर उसका बेटा उदयन। तो उसने इसकी स्थापना की थी। इसका नाम है बिंबिसार। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इसके बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना खुद शिशुनाग ने की थी, उसी के नाम पे शिशुनाग वंश पड़ गया, शिशुनाग। ठीक, इसको भी याद कर लीजिए। नंद वंश की स्थापना में सबसे पहले महापद्म नंद, महापद्म नंद। ठीक, फिर मौर्य वंश में आप इसको जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, शुंग वंश में देखिए पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश का जो था वो क्या है? वसुदेव, वसुदेव। इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैंने एक लिस्ट यहीं पर आपको दे दिया, उसको लिख करके या किसी भी तरह जो जैसे भी आपको सहूलियत अच्छा लगे, बार बार वीडियोस को देख करके या फिर अपने कॉपी में एक नोट डाउन करके भी उसको याद कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक, किस वंश की स्थापना किसने की, या फिर 2-3 तो दे देगा क्रम से। हर एग्जाम में आजकल पूछ रहे हैं। और जीएस ऐसा है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है हिस्ट्री का, बहुत लंबा चौड़ा पेपर भी है, तो कुछ भी पूछ सकता है। हर एग्जाम में आजकल ट्विस्ट हो रहा है, हर एग्जाम में मतलब कि उसका स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता जा रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम, पीसीएस का हो, एसएससी, ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग देखते चलेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? ठीक है, मतलब कि अपने बड़े भाई की उसने हत्या कर दी और सत्ता पे काबिज हो गया। ठीक, आपके पास ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है? उसका आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। देखिए समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बाद जो रामगुप्त था वो सत्ता पे बैठा, रामगुप्त सत्ता पे बैठा। और इसके बाद इसने अपने भाई की हत्या करने की, रामगुप्त की हत्या कर दी और चंद्रगुप्त द्वितीय यह सत्ता पे काबिज हो गया। ठीक है, क्या हुआ कि रामगुप्त के समय शकों ने बहुत आक्रमण किया था। ठीक है, शक जो थे इसके काल में आक्रमण कर रहे थे और शक आक्रमण के कारण यह रामगुप्त पराजित हो गया था, जिसके मतलब कि विरोध में जनता भी मतलब कि क्रोधित हो गई और साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय भी क्रोधित हो गया और बाद में क्या किया, इसने रामगुप्त की हत्या कर दी। ठीक, हत्या करने के बाद यह राजा बना और शकों के ऊपर इसने प्रचंड प्रहार किया और शकों को इसने हराया। देखिए शक जब आक्रमण किए तो रामगुप्त हार गया, ठीक है, परंतु जब चंद्रगुप्त जब राजा बना तो इसने शकों को हराया, शकों को पराजित किया। ठीक है, तो साथ ही साथ इसकी प्रसिद्धि भी बढ़ गई और साथ ही साथ मतलब कि इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे शादी कर ली। ठीक है ना, तो आप इन चीजों को देखिएगा कि देखिए शक आक्रमण कर रहे हैं गुप्त काल में, इस चीज को आप नोटिस करिएगा, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। तो यहाँ क्वेश्चन दिया था कि बड़े भाई की हत्या कर किसने अपनी मतलब सत्ता को प्राप्त किया, तो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर मतलब बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है ना, तो देखिए आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा पुष्यमित्र, तीसरा कनिष्क और चौथा क्या दे रहा है? समुद्रगुप्त।
तो देखिए, प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे या स्टडी किए होंगे तो नेपोलियन के मतलब कि किसे उपनाम से पुकारा गया है, तो समुद्रगुप्त को पुकारा गया। समुद्रगुप्त ने मतलब कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और मतलब कि बहुत बड़ा एक साम्राज्य स्थापित किया था और इसलिए इसको भारत का मतलब कि नेपोलियन से इसकी तुलना की गई। एक राइटर हुए थे विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, ठीक। इनकी एक बुक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इस बुक का नाम याद रखिए, बुक का नाम क्या है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखा हुआ है, विंसेंट स्मिथ। इसी में इसने मतलब कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन के उपनाम से मतलब कि संबोधित किया है और व्यापक रूप से इसके बारे में बतलाया है। तो इसके बारे में जानने का समुद्रगुप्त एक अच्छा स्रोत भी है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब पढ़िएगा तो इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो उसी ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहकर के बुलाया है, ठीक है। और ये मतलब कि काफी प्रतापी राजा था। गुप्त काल को मतलब एक स्वर्णिम शिखर तक पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है समुद्रगुप्त का। इसीलिए भारतीय इतिहास में इसको नेपोलियन उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया गया। अब एक नया चीज आ गया, हुण, ठीक है। हुणों को किसने पराजित किया था, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने या रामगुप्त ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, स्कंदगुप्त, ठीक। ये चारों ही समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त, ये सभी के सभी गुप्त वंश के राजा हैं, ठीक है। अपने अपने काल मतलब इस समय के अनुसार इन्होंने शासन किया। उसी के क्रम में क्या हुआ, मध्य एशिया के जनजाति थी हूण, वो भारत की ओर उत्तर पश्चिम से इंटर कर रही थी और कबीलाई टाइप की संस्कृति थी और आक्रमण कर रही थी और बहुत से क्षेत्रों को विध्वंस कर रही थी, ठीक है। तो जब स्कंदगुप्त मगध के क्षेत्र में राज कर रहा था, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में इसका मतलब कि राज्य का विस्तार था, उस समय हूण इंटर कर रहे थे और इसके साम्राज्य की सीमा पे आक्रमण कर रहे थे। तो स्कंदगुप्त ने बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए हूणों को पराजित किया, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हूण आक्रमण कर रहे हैं इस शासन में। तो हूणों ने आक्रमण करना शुरू किया गुप्त काल में। स्कंदगुप्त के रहते तक मतलब स्कंदगुप्त जब तक जिंदा था हूणों का डटकर मुकाबला किया और बहुत बुरी तरह से हूणों को हराया। परंतु स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ, आगे के जो राजा हैं धीरे धीरे कमजोर हुए, परंतु ये हूणों का आक्रमण लगातार जारी रहा। अंततः क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य के पतन में या गुप्त साम्राज्य के मतलब कि विनाश में हूणों का आक्रमण भी एक प्रमुख कारण बन करके उभरा था, ठीक है। जिसके कारण बाद में गुप्त वंश धीरे धीरे मतलब कि गुप्त साम्राज्य विनष्ट हो गया। तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हूणों को पराजित करने का कार्य स्कंदगुप्त ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। देखिए, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के राजा हैं, कुमारगुप्त भी गुप्तकालीन है, धर्मपाल जो है पाल वंशी राजा है, ठीक है, पाल वंश के हैं ये, ठीक। और ये जो पुष्यगुप्त है ये आपको पता होगा कि प्राचीन काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य जब राज कर रहे थे पूरे भारतवर्ष में, तो गुजरात के क्षेत्र में उनके प्रांत पति हुआ करते थे पुष्यगुप्त, वो है, ठीक है। तो देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, कुमारगुप्त है। इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना है, गुप्त काल की देन है, ठीक है। और उसमें जो सबसे प्रमुख योगदान था वो कुमारगुप्त का योगदान था। उसी के काल में ये स्थापित हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, वर्तमान में अगर देखेंगे तो बिहार राज्य में अवस्थित है। किस जिला में अवस्थित है, तो नालंदा जिला में अवस्थित है, ठीक है। राजगीर के पास एक नालंदा एक छोटा सा जगह भी है, वहीं पर ही है अवस्थित। आज उसे मतलब कि पूरा तरह से रिपेयर करके, और भारत सरकार तो योगदान दे ही रही है,
विश्व के अन्य देश भी मतलब कि उसमें योगदान दे रहे हैं और एक बड़ा यूनिवर्सिटी बन चुका है, जहां भारतीय विद्यार्थी के साथ साथ विदेश के भी विद्यार्थी उसमें अध्ययन कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, ये प्राचीन काल का नालंदा विश्वविद्यालय था। अभी उसको फिर से मरम्मत कार्य करके उसका मतलब कि रीडेकोरेट करके उसका पुनर्निर्माण करके एक आधुनिक रूप दे करके उसका मतलब कि कार्य संचालन किया जा रहा है, जिसमें धर्म और बहुत सी चीजों पे रिसर्च चल रहा है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। उसमें भारतीय विद्यार्थी के साथ विदेशी विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का कालक्रम क्या है, किस युग में उसकी स्थापना हुई थी, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कि मौर्य काल में, बी कुषाण में, सी गुप्त में, या डी पाल काल में। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है गुप्त काल में हुई थी। हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया। देखिए उसमें क्या पूछ दिया था कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, तो हमारा आंसर क्या था, कुमारगुप्त। ठीक, कहीं कहीं पर देखिएगा कंफ्यूज मत होइए, कुमारगुप्त प्रथम भी रहता है। ठीक है, इस चीज को भी आप याद कर लीजिएगा। तो उस क्वेश्चन में हमारा क्या था कि नालंदा विश्वविद्यालय मतलब कि किसने बनाया, तो कुमारगुप्त ने। अब यहाँ पर पूछ दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। देखिए तो युग क्या है, मतलब कि किस वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो कुमारगुप्त किस वंश का है भाई, तो गुप्त वंश का है, गुप्त वंश का राजा, तो इस काल में बना था। ठीक है, तो देखिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त वंश। ठीक है, तो देखिए एक ही चीज है, घुमा घुमा के वहीं पर पूछ रहे हैं। ठीक है, कभी पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, अगला क्वेश्चन उसी को घुमा रहा है कि किस काल क्रम में हुआ था, यानी किस वंश के राजाओं ने उसका निर्माण करवाया था। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, मतलब कि अब विश्वविद्यालय किसने बनवाया, किस कालक्रम में बना, तो आखिर उस विश्वविद्यालय में होता क्या था, क्या अध्ययन कार्य किए जाते थे। तो देखिए चिकित्सा विज्ञान के लिए था, तर्क शास्त्र के लिए था, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान, किस चीज के लिए था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो मतलब कि शुरू किए गए थे, वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और दर्शन शास्त्र के बारे में भी वहां पर अध्ययन किया जाता था। दूर दूर से यानी विदेशों से भी वहां पर विद्यार्थी आया करते थे, भारतीय विद्यार्थियों के साथ चीन उनके भी विद्यार्थी आकर के यहाँ पर अध्ययन कार्य किया करते थे, तिब्बत से भी आते थे और कहा यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया करते थे। आपने फिर बहुत से मतलब कि फाहियान के बारे में सुना होगा, फाहियान फिर क्या बोलते हैं वेनसांग, इत्सिंग, ये सब यहाँ आए हैं मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय, वहां कुछ समय रहे, अध्ययन कार्य किए। और वेनसांग तो विशेष रूप से मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग मतलब कि काफी समय तक रहा और उस समय के पूरे समाज के बारे में वर्णन किया उसने और बखूबी बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक, तो इस चीज को आप याद कर लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, साथ ही साथ मतलब कि वहां पर दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। ठीक, नालंदा जो विश्वविद्यालय बनी थी उसका विनाश कैसे हुआ, मुसलमानों के कारण, कुषाणों के कारण, सीथियंस के कारण या मुगल के कारण, आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मुसलमानों के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश हुआ। क्या हुआ कि जब गुलाम वंश शुरू हो रहा है, मतलब मोहम्मद गौरी जब उसकी मृत्यु हो गई, तो जो प्रदेश उसने भारत के क्षेत्र में विजित किया कुछ क्षेत्रों को, वो उसका एक गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका एक सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी, बख्तियार
खिलजी। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी को उसने बखूबी निभाया और उसका एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। तो वो इसके मतलब कि विजय अभियान को इसने एक लंबा चरण तक पहुंचाया और भारतीय क्षेत्र को मतलब कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मतलब कि बंगाल के क्षेत्र में इसने विजय पताका फहराई और कुतुबुद्दीन के राज्य का विस्तार किया बख्तियार खिलजी। तो जब यह बिहार के क्षेत्र में पहुंचा और नालंदा के क्षेत्र में जब इसने देखा कि यहाँ पर बौद्ध धर्म का बहुत ही मतलब कि प्रचार प्रसार है, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। वहां पर बहुत सी जो बुक रखी थी, कहा जाता है कि उसे उसने जला दिया ताकि कोई साक्ष्य ही ना बचे। ठीक, तो बख्तियार खिलजी एक तुर्क मुसलमान था, तुर्क मुसलमान। ठीक है ना। तो इसके आक्रमणों के कारण यह नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस चीज को आप एक और याद रखिएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। नालंदा विश्वविद्यालय मतलब कि एक धार्मिक केंद्र था बौद्ध धर्म का, वहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो इनका कार्य क्या था कि भारतीय क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार करना। अगर यह बौद्ध धर्म के रूप में एक यथावत नालंदा विश्वविद्यालय बना रहता तो इस क्षेत्र में मतलब कि मुसलमान या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता। तो इसके कारण इसने इसको विनष्ट कर दिया और इस्लाम धर्म के प्रचार को इसने और तेज किया, इस्लाम का प्रचार। तो भारतीय क्षेत्रों को जीतने का दो ही कारण है, एक तो अपने क्षेत्र में मिलाना और दूसरा क्या करना, दूसरे जो धर्म है उसको नष्ट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, लोगों को इस्लाम मनवाना। इस कार्य में यह लगा हुआ था और उसी के क्रम में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से नष्ट करवाया। तो आपका उत्तर क्या होगा, मुसलमान। और अगर ऑप्शन अगर मतलब किसने किया तो बख्तियार खिलजी ने किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न पर विचार करें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब पहला स्टेटमेंट दिया हुआ कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। बिल्कुल सही है, यहां तक तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक चीनी तीर्थयात्री। अगला देखते हैं, जो हर्ष के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, अब देखिए यहां तक स्टेटमेंट ठीक है, परंतु जो हर्ष लिख दिया ये गलत है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत। ठीक, अगला देखते हैं, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। तो यहां तक ये भी सही है, चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत का दौरा किया। तो भाई ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत था। ये किसके काल में आया था, ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ठीक है, तो देखिए ऊपर और नीचे को दोनों देखिएगा तो चीनी तीर्थयात्री और बौद्ध धर्म का भिक्षु दोनों ठीक है, लेकिन जो राजा का जो नाम लिख दिया ना वो गलत लिख दिया, यानी ऊपर नीचे कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ होना चाहिए था और हर्ष को नीचे होना चाहिए था। वो ट्विस्ट करने के चक्कर में आपको मतलब कि गुमराह करने के चक्कर में उसने हर्ष यहाँ लिख दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ ले दिया, ताकि आप यहाँ कभी कभी क्या होता है हड़बड़ी में स्टूडेंट यहाँ तक पढ़े बिल्कुल ठीक है, आगे देखे ही नहीं, अब बोलेंगे हाँ दोनों जवाब सही है। नहीं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। तो हमारा जवाब क्या होगा, बोले निम्न पर विचार करें, मतलब कि कौन से मतलब कि सही है। तो ठीक है, तो कोई नहीं सही है इसमें, क्वेश्चन यही था। निम्न पर विचार करें माने सत्य के बारे में बोलना था, सत्य कथन के बारे में। ठीक, कौन कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं, तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं। फाहियान जो आया था 4वीं शताब्दी में आया हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया हुआ था। यहाँ पर लिख लीजिए, ये 4वीं शताब्दी में आया था। और ह्वेनसांग जो था 7वीं शताब्दी में आया हुआ था, 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक, जब 4वीं शताब्दी में भारत आया तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। यहाँ पर लिख लीजिए, इसको यहाँ पर ब्रैकेट में कर लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय।
चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और इस 7वीं शताब्दी में आया हुआ है, तो वैसा किसके, हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन यह राजा था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत की यात्रा की। देखिए, क्वेश्चन का रिपीटेशन कई बार है और थोड़ा सा बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रहा है, लेकिन पूछ वही रहा है। इस चीज को आप बार बार देख रहे होंगे। तो देखिए, आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और श्रीगुप्त। तो किसके काल में भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण राजा था। उसी के काल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। और उस समय क्या था, बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार था भारतीय क्षेत्र में, बिहार, यूपी, इन सब क्षेत्रों में। तो उसी के अध्ययन के लिए यह भारत आया था, बौद्ध धर्म को जानने के लिए, उनके ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। तो देखिए, आपका आंसर क्या है, फाहियान होगा। ठीक, अब देखिए, कंफ्यूजन के लिए कंफ्यूज मत हो जाइए। रामगुप्त, श्रीगुप्त, ये सब गुप्त वो कालीन राजा ही हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट इसका नाम याद रख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय। कहीं पर देखिएगा इसका नाम आएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय यही है। ठीक, तो फाहियान कब मतलब कि यात्रा कर रहा है, फाहियान जो यात्रा कर रहा है ये 4वीं शताब्दी में यात्रा कर रहा है, 4वीं शताब्दी। ठीक, ईसा पूर्व, ये यहाँ यात्रा कर रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज को भी मतलब कि देखिएगा, 4वीं शताब्दी में यात्रा कर रहे हैं इसको। ठीक, अगला देखिए कि चीनी यात्री सिंह बिहार में कब भ्रमण कर रहा है, यह भी चीन का ही है। कब आया है उसके बारे में आपको मतलब कि बताना है कि 405 ईस्वी में उसने यात्रा किया था या 635 ईस्वी में उसने यात्रा किया है या पर 637 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई। तो ये टाइम क्रम के बारे में पूछ रहा है, किस कालखंड में कितने समय में इसने मतलब कि यात्रा की है। तो इसके अनुसार ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कोई नहीं होगा। तो ईसिंग जब यात्रा कर रहा है वो इसका जो कालक्रम दिखाया जाता है 671 से 695 ईस्वी के मध्य। ठीक, इस चीज को आप याद कर लीजिए। इस कालखंड में इसका दिखाया जाता है कि यात्रा किया था ईसिंग। तो इसके अनुसार जैसे ऑप्शन में जो है ये कालखंड है ही नहीं, अगर रहता तो आपका जवाब ये आता। ठीक है, तो 405, 635, 637 ये सब पीछे की घटना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 2-3 आप मतलब कि ये चीनी यात्री का नाम याद कर लीजिए। एक तो फाहियान, फाहियान। ठीक, इसके बाद अगला वेनसांग। ठीक, फिर अगला ईसिंग। ठीक है, ये सब चीनी यात्री हैं, ये आए हैं क्रम से। कब कब कालखंड में आए, 4वीं शताब्दी में आ रहे हैं, ये 7वीं शताब्दी में आ रहे हैं, ये भी 7वीं शताब्दी में आ रहे हैं। तो एक क्रम से भी पूछ सकता है आपको, क्रम से ये दे देगा कि पहले कौन आया, तो पहले ये आए, फिर ये आए और फिर ये आए। एक छोटा सा क्वेश्चन बना करके दे देगा, इसको ऊपर कर देगा, इसको बीच में कर देगा और इसको सबसे नीचे कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो थोड़ा कालक्रम भी याद रखिएगा, फाहियान आया सबसे पहले, उसके बाद वेनसांग आ रहा है, फिर उसके बाद ईसिंग आ रहा है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो चीनी यात्री ईसिंग का जो कालक्रम हो जाएगा 671 से 695 ईसा पूर्व होगा। ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आपसे नगर के बारे में पूछ रहा है कि नगर जैसे क्या होता है, हर चीज का उत्थान होता है, पतन होता है, उसी तरह नगरों के बारे में बोल रहा है कि नगर अपने पीक पे था, फिर धीरे धीरे अवसान की ओर चले गए। तो क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, गुप्त काल की, प्रतिहार युग की, राष्ट्रकूट की या सातवाहन युग की।
तो ठीक है, तो इसका आंसर है गुप्त काल। तो आप जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में देखेंगे तो कि मौर्य काल और फिर कनिष्क का फेज, मतलब कि धीरे धीरे जो गंगा घाटी का जो एरिया था, ठीक है, गंगा का जो घाटी का जो एरिया है, मान लीजिए गंगा है, ठीक है ना, यहाँ पर मान लीजिए पाटलिपुत्र हो गया, फिर इधर मथुरा हो गया, ठीक, ये सब एरिया जो नगर क्या है धीरे धीरे डेवलप होते होते बहुत पीक पे चले गए। लेकिन जब गुप्त काल आया, जब गुप्त काल आ रहा है, तो गुप्त काल में क्या हुआ कि धीरे धीरे अवसान की ओर जा रहे हैं, मतलब कि उनका क्रमिक रूप से पतन होता चला जा रहा है, और ये जो नगर है धीरे धीरे पतन की ओर, मतलब कि उन्मुख अवस्था की ओर चलेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि गंगा घाटी में जो बड़े बड़े जो नगर मतलब उभर कर सामने आए, मौर्य काल और उससे जो धीरे धीरे सातवाहन, कुसुम, त्रिशुम, ये सब के काल में बहुत डेवलप कर गए पूरे एरिया। परंतु जैसे जैसे गुप्त काल मतलब कि अपने चरम पे पहुंचता गया, तो गुप्त काल के आते आते और उसका जो पूरा फेस था उसमें ये धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगा। मतलब ये जो नगर थे ये पूरे के पूरे मतलब कि धीरे धीरे मतलब नगर क्या अब गांव की तरह दिखाई पड़ने लगे। तो कहने का जो नगर का जो पतन होने लगा था गुप्त काल में दिखाई पड़ने लग गया था। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया था कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन है, ए कालिदास, बी हरिसेन, सी दिया रवि कीर्ति, डी शूद्रक। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से। इसका जो लेखक है ना हरिसेन, ठीक है। तो हरिसेन के बारे में क्या बोला जाता है कि जो समुद्रगुप्त था, ठीक है ना, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कौन था? हरिसेन। और समुद्रगुप्त के बारे में मतलब कि एक अच्छा मतलब कि विशद बारे में चर्चा, उसके गुणगान उसने प्रयाग प्रशस्ति में किया है। तो देखिए इलाहाबाद प्रशस्ति, कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाएगा ना प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से जानते हैं, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद प्रशस्ति को ही प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं। वहां पर क्या है, अशोक का एक स्तंभ है, ठीक है, अशोक का एक स्तंभ है, मान लीजिए ये, इसमें लिपि लिखी गई है, ठीक, अशोक स्तंभ, अशोक का एक स्तंभ है, अशोक का शिलालेख स्तंभ लेख है, अशोक का स्तंभ लेख है, ठीक है ना। इसी स्तंभ लेख पर क्या बोलते हैं समुद्रगुप्त के बारे में भी चर्चा किया गया है, उसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। और उसमें किसने लिखा है? हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया, उसी मतलब कि हरिसेन के द्वारा अशोक स्तंभ लेख में ही, मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, अशोक के स्तंभ लेख में ही हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक। और उस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विशद विजय के बारे में, उसके शासन प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। तो ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, हरिसेन, ठीक, यहां लिख लीजिए दरबारी कवि, कवि था हरिसेन। और इसी के मतलब कि मतलब चर्चा परिचर्चा उसके बारे में विशद रूप से व्याख्या मतलब कि उसने किसमें कर दी? इलाहाबाद प्रशस्ति में कर दी। परंतु वह ऐसा नहीं है कि इसने स्तंभ खुद खुदवाया था, नहीं, अशोक का स्तंभ पहले से ऑलरेडी वहां था, उसी स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के बारे में इसने खुदवाया और लिखवाया है, उसी को बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर रहने देते हैं और हमारा डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है, आपको वीडियो मिल रहे होंगे। और ये जो डिस्कशन चल रहे हैं मतलब कि क्वेश्चन आप पैटर्न देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का बहुत सारा रिपीटेशन भी है, और ये क्वेश्चन हर जगह हर मतलब कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बीपीएससी लिखा गया है तो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम पीसीएस का दीजिए, यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, रेलवे एसएससी, जो भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसएससी का एग्जाम दीजिए, ये सब प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कशन का मेन मकसद ये है कि आप अच्छे से उसका स्टडी कीजिए और आपका मतलब कि ध्यान जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब कि पूछे जा रहे हैं, और डिस्कशन के बाद आप उसको बनाने में सहज रहेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों का जो प्रयास है और हमारे जो वीडियोस है
आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।